घर में पधारो सीताराम, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। फिर से टॉपर बन जाओ मेरे भाई बहनों। जय सीताराम, राधे राधे। आज हम आपका पार्ट सेकंड पर स्वागत करते हैं। जय सीताराम। वैसे आप लोगों ने अगर पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो पार्ट सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जीवन बीमा प्रीमियम प्रोविडेंट फंड में अंशदान आदि के संबंध में कटौती धारा 80C के तहत बताई गई है। अब धारा 80C क्या है वो मैं थोड़ी आपको इसमें भी बता देती हूँ। देखो, भारत सरकार बहुत होशियार है। उसने सोचा कि क्यों ना TDS की अथॉरिटी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां हमें थोड़ा थोड़ा छूट प्रदान करना चाहिए। तो उसने धारा 80 को तो उठा लिया। अब सोचा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, ये मंदिर, अनुसंधान संस्थान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कृषि वगैरह, तो सब क्षेत्र में देना है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस 80 में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड कर दी जाएँ, जो सब इन्हीं से रिलेटेड होंगी किसमें, TDS से रिलेटेड, यानी कि धारा 80C कटौती से रिलेटेड। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मेरे नोट पर फोकस करिएगा, मेरी आवाज़ पर नहीं, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल आपको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्प करना है टॉपर बनने में। ओके, तो पहला आपको मैंने बता ही दिया है। दूसरा ये है कि धारा 80CCC, एक चीज़ बता दूं कि इनमें कॉमन ये है कि CCCC और CDD ये तीनों पेंशन से रिलेटेड हैं, वर्कर से रिलेटेड हैं, इंश्योरेंस बीमा और उनकी सैलरी से रिलेटेड है। ठीक है ना। अगर आपके पेपर में क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस वैसे तो देता ही है, और अगर आ जाए तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। C मतलब अगर आ जाए तो वो यही है, ये पेंशन, अंशदान, कर्मचारी, इन्हीं से रिलेटेड है। ओके, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जीवन बीमा प्रीमियम प्रोविडेंट फंड में अंशदान आदि के संबंध में कटौती। दूसरा है जो ज़रूरी है, पेंशन निधि में अच्छा, निधि का मतलब अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं और शुद्ध हिंदी लैंग्वेज डाल रहे हैं, और अगर हिंदी में है तो हिंदी वाले शुद्ध हिंदी पर फोकस करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उससे आपको फेल करना है और आपको टॉपर बनना है। इंग्लिश वाले अपनी शुद्ध इंग्लिश पर फोकस करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उससे आपको फेल बनाना है और आपको टॉप करना है। ओके, नेक्स्ट है, और ज़रूरी ये है कि धारा 80CCD केंद्र सरकार द्वारा अन्य नियोक्ताओं के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के खाते में जमा अंशदान के संबंध में कटौती। धारा 80C, धारा 80CC, धारा 80CCD ये तीनों कटौतियों की अधिकतम सीमा या तो तीनों अंशदान, यानी कि जो उनकी वेतन आदि से योग की राशि के, अथवा या फिर 1 लाख जो भी कम हो सुनिश्चित की गई है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो धारा 80C जीवन बीमा प्रीमियम प्रोविडेंट फंड में अंशदान के संबंध में कटौती है, जो धारा 80CCC पेंशन निधि में अंशदान के संबंध में कटौती है, जो धारा 80CCD में केंद्र सरकार अन्य नियोक्ता कर्मचारी के लिए अधिसूचित पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के खाते में अंशदान के संबंध में कटौती। एक चीज़ इसमें अंशदान दिया हुआ है जो बहुत ज़रूरी है मुझे अभी बताना। अंशदान क्या है? देखिए, एक कर्मचारी है, एक वर्कर है, किसी भी क्षेत्र, किसी भी संस्था पर अगर वो जॉब किया है, करता है, तो वो अपना पूरा 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 समय देता है,
पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ वो उसे अपना पूरा समय देता है, पूरा 100 देता है ना। तो उसके बदले उसे उस संस्था के द्वारा सैलरी प्रदान की जाती है। अगर जो भी वेतन उससे मिलती है, जब उसे रिटायरमेंट किया जाता है तो क्या करता है कि अब वो अपनी सेवाएं तो दे नहीं रहा है संस्था को, और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता अपने जीवन यापन के लिए ज़्यादा, तो संस्था मतलब एक दान के रूप में कह सकते हैं, फ्री में, क्योंकि वो सेवाएं उससे तो नहीं ले रही है, उससे तो कुछ ले नहीं रही है, अपना ही दे रही है। तो उसके जीवन यापन के लिए कुछ हिस्सा उसकी वेतन से दिया जाता है, जो बहुत कम होता है, पर इतना कम भी नहीं होता है। उसे ही अंश दान कहा जाता है। वेतन का थोड़ा हिस्सा अंश हो गया, और दान फ्री में है क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहा है। नए लोगों की भर्ती करेगा और उन्हें पूरी वेतन देगा। भर्ती का मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये वही है। नेक्स्ट है धारा 80CCDIB के तहत, ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग कि धारा 80CC के तहत डी के तहत IB में बताया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान पर 50,000 सीमागत है। अब इसमें इतना ही है कि अच्छा ऐसे पूछ लेगा कि धारा 80CCDIB में क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी द्वारा 50,000 किसमें सीमा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि धारा 80CCDIB में राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी के तहत, राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी क्या है, किस धारा में आती है, तो इसमें 50,000 की सीमा है और ये धारा 80CCDIB में आती है। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस UGC नेट से JRF के पेपर्स में करने को मिलेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। और रटिए बिल्कुल मत, ऐसे पढ़िए जैसे आपको पढ़ना ही नहीं आता है, क्योंकि आप क्लास में कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं जहां आप जितना तेज, जितनी स्पीड से आप पढ़ेंगे, ज़्यादा तालियां आपके लिए बजाई जाएंगी, है ना। क्योंकि आप कंपटीशन, हाई लेवल का कंपटीशन है, तो माइंड में फिट होना ज़रूरी है, ना कि तोते की तरह रटना ज़रूरी है। तो धारा 80D के तहत एवं परिवार के लिए 25,000 सीमा अंतर्गत मेडिकल बीमा प्रीमियम। अब धारा 80D में भी पैसे रखे गए हैं, वो है 25,000। किससे संबंधित हैं, तो परिवार के लिए मेडिकल बीमा प्रीमियम से संबंधित है धारा 80D। किससे, मेडिकल से रिलेटेड, थोड़ी और ऊपर थोड़ी और नीचे तो हम आते हैं 80E में। अब 80E में तो आ गए हैं, पर 80E क्या है, कैसे हैं, तो ये है कि ये शिक्षा से रिलेटेड है। धारा 80 जो है वो TDS से रिलेटेड है, मतलब कटौती से, छूट से, डिस्काउंट से। लेकिन उसके आगे जो आपको का, खा, गा, घा मिल जाए वो उसके नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 मिल जाए उसके क्रम हैं, ABCDEFG मिल जाए तो ये उसके क्रमांक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो धारा 80 ही रहेगा, उसके आगे बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि उसी में सब कुछ छूट दी गई है। तो शिक्षा ऋण पर ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज है, शिक्षा ऋण पर ब्याज है, एजुकेशन से रिलेटेड है। 24B ये 80E से ही अटैच है, ये अलग नहीं है, आप ऐसा मत जोड़िएगा। ये होम लोन पर ब्याज का जो भुगतान है वो धारा 80E में धारा 24B के तहत कुछ डिस्काउंट प्रदान कराता है, वो अपनी तरह से देता है, सबकी अपनी अपनी थोड़े नियम रूल होते हैं तो नेक्स्ट है, वैसे आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, नहीं होइएगा। वैसे मेरी आवाज़ पर, मैंने कहा ना आपको मेरा प्रोफेशनल पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको नोट प्रोवाइड कराना है, ताकि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कितना मतलब मैंने कितना ज़्यादा लर्न किया है तब जाके ये मेरे नोट्स बने हैं, और कई सालों से, और मैंने बहुत मोटी मोटी फीस पे की है कोचिंग को, तो आपको ना करना पड़े, आप लोग आसानी से, क्योंकि सबके मतलब अंतर्गत या सबके बजट में कोचिंग की फ़ीस पे कर पाना नहीं हो पाता है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो 80EE होम लोन पर अतिरिक्त ब्याज
का भुगतान। अब होम लोन तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, और हिंदी में कहें तो घर लेने के लिए जो हम लोग गिरवी रखते हैं या फिर कुछ लोन लेते हैं जिससे हम अपनी एक छत बना सकें, रह सकें, वो धारा 80 धारा 80 किससे रिलेटेड हैं? तो ये धारा 80 होम लोन, घर से संबंधित अगर हमें कुछ पैसे लेने हैं वो उसे होम लोन की कैटेगरी में रखा गया है, और उस पे ब्याज और उस ब्याज पर जो डिस्काउंट दिया जाता है ये धारा 80 उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है थोड़ा और नीचे थोड़ा और ऊपर तो धारा 80 वाहन, एक सेकेंड, बहन, वाहन और वाहन तीनों अलग अलग हैं, है ना, और तीनों का अर्थ अलग अलग है। अगर हम ज़्यादा अर्थ पर फोकस ना करें तो समान ही लगते हैं, है ना, पर ये वाहन है, ये वाहन नहीं है ना, वाहन है, ये वाहन है। कहने योग्य आवास योजना के अंतर्गत आवास ऋण पर ब्याज, मतलब इसका, अच्छा आप लोग को नहीं समझ में अभी भी बहन का मतलब ये है वाहन, ऐसा वाहन नहीं है, मैं कह रही वाहन मतलब क्या होता है, गाड़ी, मोटर, ये सब। बहन मतलब क्या होता है, भाई बहन, ये बहन है जो सहता है, जो लेता है, जो स्वीकार करता है, ये वो वाला है। क्योंकि कॉमर्स की लैंग्वेज में है ना, तो कॉमर्स में ये वो बहन है। ओके, आवास योजना के अंतर्गत आवास पर जो ऋण होते हैं उस पर जो डिस्काउंट ब्याज दिए जाते हैं वो 80 के तहत वो स्वीकार किया जाता है। थोड़ी और नीचे थोड़ी और ऊपर और ये है 80 ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन। अब देखो वो वाहन और ये वाहन, गाड़ी, मोटर, ये इनसे रिलेटेड है। जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ी सपोज दैट कोई भी आप ले लो, तो उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो TDS प्रोवाइड किया जाता है, वो किस धारा के तहत दिया जाता है? वो आपको धारा 80 के तहत EE के तहत बी में प्रदान किया जाता है, जो आप मोटर, कार, वाहन इन पर लेते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन या कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, वाहन मतलब वाहन होता है, चाहे 4 चक्का हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ भी आप ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है 80 अब जब 80 में हम आते हैं तो उस पर कुछ बचत, बैंक, सेविंग खाते, फिक्स डिपॉजिट, इन सब पर जाते हैं। क्योंकि कॉमर्स की लैंग्वेज है ये सब, तो धारा 80 में TTA के तहत बताया गया है कि जो बचत बैंक, जो सेविंग होती है, क्योंकि इंडिया में सेविंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, खाते पर अर्जित ब्याज आदि से रिलेटेड होता है। वैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में अपना पैसा फिक्स करते हैं। वैसे तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो इंडिया के समथिंग टाइम कुछ लोग हैं गांव में, वो क्या करते हैं कि बैंक में, जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि वो लोग अपना पैसा लगभग बैंक में जमा कर देते हैं और उसके जो ब्याज होते हैं वो उस पर भी अपना गुजारा करते हैं। ये गांव का डिस्काउंट है और नेक्स्ट है 80G कतिप्य। अच्छा, कतिप्य का मतलब आप लोग को पता है, अगर कॉमर्स में है तो कतिप्य जान लो, बहुत जगह मिलेगा आपको पेपर में। अनुमोदित, ये भी बहुत जगह आपको पेपर में मिलेगा। कोषों के, न्यासों के, चैरिटेबल संस्थाओं को दान, दान 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 मैंने अपनी पार्ट फर्स्ट पर भी बहुत बताया है, क्योंकि वो मतलब उसमें थे सेक्शंस, इसमें थोड़ा सा ही है। 80 में G के तहत बताया गया है कि कतिपय अनुमोदित कोषों, न्यासों के, चैरिटेबल संस्थाओं पर दान। ओके, समझ में आया ना? अगर आप जोर से नहीं पढ़ोगे, अगर आप, मतलब मेरा कहने का जोर से कि अगर आप स्पीड से पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप
धारा 80G में कर्तव्य अनुमोदित कोषों, न्यासों एवं चैरिटेबल संस्थाओं दान पर, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये कह क्या रहा है। धारा 80G किससे संबंधित है। ओके, थोड़ी और नीचे थोड़ी और ऊपर है धारा 80C। अब धारा 80C के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बताया था आपको। ये PPAF, GPAF, NSC, LIC, आवास ऋण, मूलधन का पुनर्भुगतान आदि संबंधित निवेश हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कॉपी मिलेंगे, नोटबुक। मेरा चैनल आपको नोटबुक प्रदान कराना है, देना मतलब प्रोवाइड कराना है, और उससे ज़्यादा प्रोफेशनली पढ़ाना नहीं है मेरा आपको। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक फुल फॉर्म की वीडियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। PPAF ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म हैं जो आपको मतलब क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बना देता है ज़ेआरएफ को फेल करने वाले स्टूडेंट के लिए। एक चीज़ मैं बता दूं कि मतलब आपके ज़ेआरएफ या फिर UGC नेट सेट का जो पेपर है उसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन समथिंग टाइम बहुत आते हैं, क्योंकि उसमें मतलब फेल होने के और फेल करने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो क्योंकि सब मिलते जुलते रहते हैं और ज़रा सा अंतर रहता है, तो इसलिए फुल फॉर्म की भी मेरी एक वो है कॉपी, उससे आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें देखते हैं कि धारा 80 में C के अंतर्गत PPAF, GPAF, NSC, LIC, आवास ऋण, मूलधन का पुनर्भुगतान आदि संबंधी निवेश का मतलब आप लोगों को पता होगा, कॉमर्स के हैं तो एक चीज़ निवेश, अच्छा कॉमर्स की होने से इससे मतलब नहीं है। निवेश होता है, कोई कुछ इन्वेस्ट करता है, कोई कुछ इन्वेस्ट करता है, तो बस ये सब उन्हीं के मतलब ये सब खर्चे के साधन हैं। मतलब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, PPAF, GPAF, NSC, LIC, फुल वीडियो जब आप देखेंगे फुल फॉर्म की तो मैं थोड़ा आपको इनके नाम पर रोशनी डाल के दूंगी, पर वैसे ये सब इन्वेस्ट के ही हैं, आपको इनको देना पड़ेगा। फिर ये आपको कुछ नियम जब लग जाएंगे तो आपको देंगे, उससे पहले आपको नहीं देंगे। चलिए, और हमारे पास नोट हैं आपको, ये रहे, ये देखिए, ये वाले, ये देखिए, इसमें है कि धारा 80CC। अब इसके पहले क्या देखा था हम लोगों ने कि धारा 80C, और सबसे शुरू में हमने देखा था धारा 80C, धारा 80CC, धारा 80CCC और CCD, ये सब देखा था। अब ये वाला भी देखते हैं। इसमें क्या था कि 80CCF दीर्घकालीन आधारित संरचना, बॉन्ड में अंशदान की कटौती। बॉन्ड का मतलब आप लोगों को पता है, नहीं पता तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताएंगे। 80CCF दीर्घकालीन, अच्छा दीर्घकालीन का मतलब पता नहीं होगा, मतलब 1 साल से ज़्यादा या 12 माह से अधिक, वो दीर्घकालीन की, या फिर सीमा से बाहर वो, और इस पर 20,000 जो भी कम। अच्छा पूछ लेगा कि 20,000 जो भी कम किस धारा में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा 80CCF में। 80CCF में क्या आता है, तो दीर्घकालीन आधारित संरचना, बॉन्ड में अंशदान के संबंध में विनियोग जिस पर 20,000 कम से कम। अब दीर्घकालीन आधारित संरचना, बॉन्ड में अंशदान की कटौती, विनियोजित राशि 20,000, ये किस धारा में आती है, तो 80CCF में, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है धारा 80D, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, ये है 15,000 रुपये। 80D ये तो था ही, ये चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती वैसे तो 15,000 है, पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दिया गया और ये 5,000 रुपये कर दिया गया और अतिरिक्त है। ओके,
तो ये पूछ लेगा कि धारा 80D में कितने पैसे थे, तो आपको 15,000 मिनिमम और वरिष्ठ के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 डेढ़ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट थोड़ी और नीचे थोड़ी और ऊपर चलते हैं तो पता चला हमें क्या कि धारा 80DD इसमें असमर्थ आश्रित चिकित्सा या फिर जीवन निर्वाह पर किए गए व्यय जमा के संबंध में कटौती। मतलब 80DD असमर्थ जो लोग होते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, खुद वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, ये उनके जीवन निर्वाह के लिए जो पैसे या कुछ सेविंग रखी जाती है, ये उनकी पर 1 लाख तक या फिर 50,000 तक का डिस्काउंट प्रदान किया जाता है धारा 80DD के तहत। ठीक है ना, पूछ लेगा कि धारा 80DD के तहत कितने पैसे हैं, तो 1 लाख या 50,000, कम है ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। वैसे भी अगर 1 लाख देगा तो और 50,000 देगा तो भी। पूछ लेगा कि 80DD में क्या है, तो ये असमर्थ चिकित्सा या फिर जो कुछ कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों के लिए है। पूछ लेगा कि जो असमर्थ होते हैं, आश्रित होते हैं दूसरों पर, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो जमा करते हैं, उन्हें कैसे पैसे कितने होते हैं, तो 1,50,000 बताना पड़ेगा। असमर्थ अतिरिक्त चिकित्सा जीवन इन सब पर जो करते हैं वो धारा है 80DD। ये ऐसे आपको बताना पड़ेगा। और उन्हें जो डिस्काउंट है वो 1 लाख या फिर 50,000 जैसी अमाउंट दी जाती है। थोड़ी और नीचे थोड़ी और ऊपर आए तो पता चला कि धारा 80DD में चिकित्सा आदि के संबंध में कटौती की जो अधिकतम सीमा वो 40,000 रुपये थी और वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा आदि के लिए 60,000 रुपये जैसी अमाउंट फिक्स की गई है। एक चीज़ में जो मैंने पार्ट फर्स्ट में दिया था, मैं थोड़ी आपको उसकी थोड़ी जल्दी से ही एक बार एक नज़र डालती हूँ, आप लोग देखिए। ओके, ये रही, जल्दी करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। धारा 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में है। धारा 80DD के अंतर्गत विकलांग जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उनके लिए है। धारा 80DD भी विशिष्ट बीमारियों के उपचार की कटौती। धारा 80E उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जो पुनर्भुगतान की कटौती करते हैं उन्हें डिस्काउंट दिया जाता है। धारा 80G जो विशिष्ट कोष या धर्मार्थ प्रन्यास संस्थान को दान देते हैं। दो धार्मिक संस्थाएं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से रिलेटेड है। धारा 80G में किराए भुगतान पर वो डिस्काउंट दिए जाते हैं, पर वो धार्मिक होने चाहिए। नेक्स्ट है धारा 80GG वैज्ञानिक अनुसंधान ग्रामीण विकास के लिए कुछ चंदे और अंशदान दिए जाते हैं, लेकिन धारा 80 के आगे अगर जी लिखा है तो वो दान से ही रिलेटेड है, परेशान मत होइएगा और सिर्फ दान वाले टॉपिक को ही उठा लीजिएगा। नेक्स्ट है धारा 80GB में, इस पर भी दान ही है, पर ये राजनीतिक पार्टियों के रिलेटेड है, राजनीतिक दलों से रिलेटेड है, जो उन्हें डिस्काउंट प्रदान किया गया है। दान होता है चाहे जिस भी पार्टी को किया गया हो। उसी में थोड़ी और एक चीज़ डाली गई, वो धारा 10A मुक्त व्यापार क्षेत्र नव स्थापित उपक्रम की आय के लिए जो डिस्काउंट है वो भी रखा गया है। नेक्स्ट है धारा 81A में आधारित संरचना के विकास में संलग्न उपक्रम। आधारित संरचना कुछ आधार होना चाहिए तभी जाके डिस्काउंट प्रोवाइड करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आधार ना हो और डिस्काउंट दे दिया जाए, तो इसलिए धारा 81A होना बहुत ज़रूरी है। धारा 80 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत A, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 80 में A और B में, मतलब दोनों, ये पहला कह सकते हैं आप और दूसरा कह सकते हैं, ऐसे नंबरिंग है। तो SEJ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस पर भी एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे भी आपको सारे नोटबुक मिल जाएंगे। विकलांग या मत करिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि विकलांग भी हो सकते हैं या फिर आश्रित भी हो सकते हैं, चिकित्सा भी हो सकती है, धार्मिक स्पेशल होता है, कोई भी हो सकता है। ओके,
तो 80A में ये बताया गया है, SCJ के बारे में टॉपिक उठाया गया था और उनके लाभ और उनके विकास के संबंध पर डिस्काउंट प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट है धारा 80 IB आधारित सुविधा कटौती संरचना अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों को लाभ। उद्योग संस्थान, उद्योग होते हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जहाँ सिर्फ औद्योगिक के लिए या फिर उद्योग के लिए कंपनीज आदि के लिए वो फेमस होंगे, वो उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है जैसे 80(1)(c) में विशिष्ट राज्य, विशेष होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से कह रही हूँ, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ फिर मंदिर मस्जिद के लिए, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर लघु उद्योग के लिए, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी होती है। मतलब उनकी विशेषता, उनकी राज्य या उनकी विशेष राज्य उनके कार्य से होते हैं, तो वो 80(I)(c) के तहत डिस्काउंट प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है 80(I)(D). अब 80(I)(D) जो आपको मैं बता रही हूँ वो आता है विशिष्ट राज्य, मैंने पहले ही बताया था, स्पेशल होता है, कुछ होटल के लिए होते हैं, उनसे संबंधित उन्हें डिस्काउंट प्रदान। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में है या फिर नेक्स्ट टॉपिक ये है कि 80(I)(C) यानी कि धारा 80(I)(E) के तहत पूर्व राज्य, यानी कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो हमें बताइएगा कमेंट करके, और अगर नहीं आती है तो भी बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। स्थापित निश्चित उपक्रमों की आय आदि छूट के संबंध पर प्रोवाइड कराए जाते हैं TDS। नेक्स्ट आता है 80 यानी कि धारा 80JJA जैव विघटनशील कचरा। बताओ, कचड़े को भी डिस्काउंट दे दिया गया सरकार की नज़र में, तो वो धारा 80JJA से रिलेटेड था और उस पर जो लाभ उसे प्रोवाइड कराया गया, यानी कि TDS दिया गया। नेक्स्ट आता है 80LA समुद्रिक किनारे। अब समुद्र के किनारे मछली ही उनका बैंक है, मछली उनकी आय व्यय जो है, तो वह उनसे रिलेटेड था, समुद्र से रिलेटेड था 80LA। और 80QB जो था वो लेखकों की रॉयल्टी, यानी कि जो लेखकों की लेखनी थी उन्हें क्या किया, उन्हें सेफ्टी प्रदान करने के लिए सब किया गया, 80QB में बताया गया। नेक्स्ट है 80RRB में पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी छूट 20,000 अधिक का ऋण अगर लोगे तो उस पर धारा ऐसा पढ़ सकते हैं आप लोग कि 26,95,5 या 269,55 ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मत पढ़िएगा कि 5,05,000 2,000 2 लाख ऐसे मत पढ़िए, ओके। और 269T के प्रावधानों के तहत अगर अवहेलना करता है तो उसे 5,000 का जुर्माना जोर से ठोक कर ले लिया जाएगा और उसे बिना किसी परमिशन के, क्योंकि ये सरकार की संपत्ति है और सरकार अपनी संपत्ति वसूलना बहुत अच्छे से आता है। तो 80 मतलब धारा 80RRB के तहत अगर कोई पेटेंट कराता है, रॉयल्टी छूट आदि वगैरह लेता है, तो अगर वो 20,000 से अधिक का ऋण लेता है या देता है, तो वो अगर धारा 269(55) या फिर धारा 269T के प्रावधानों को नहीं मानता है, अवहेलना करना मतलब नहीं मानना, उल्लंघन करना या फिर उनकी बातों से मुकरना, ये सब कॉमर्स की लैंग्वेजेस में आता है। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसे 5,000 रुपये का बहुत बड़ा नुकसान दिया जाएगा, क्योंकि 20,000 तो वैसे या 5,000 कौन पहुँचाता, तो इसलिए उसे 5,000 का आर्थिक दंड देना पड़ेगा। वैसे देना क्या पड़ेगा, उसे वापस करना पड़ेगा दंड स्वरूप। तो ये जो पेटेंट रॉयल्टी से रिलेटेड धारा 80RRB है और ये 20,000 रुपये पूछ लेगा, और ये धारा 6955 या फिर धारा 269T के प्रावधानों पर तो कितने रुपए पूछेगा, आपको तो बताना पड़ेगा कि 5,000 रुपये है, जो धारा 80RRB के तहत पेटेंट रॉयल्टी छूट आदि से रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियोज़ बहुत पसंद आए होंगे, और आप इसके पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 को भी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय सीताराम, राधे राधे। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो आप लोग कर ही देते हैं आप हमसे पूछते हैं और हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ आप मतलब हम आपसे कुछ सीखते हैं और आप हमें कुछ सिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे नोट्स आपको बहुत पसंद आते होंगे, और अगर आपको ऐसे और बहुत सारे नोटबुक चाहिए, अगर UGC नेट सिर्फ JRF में टॉप करने हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे इतने सारे नोट दूंगी ना कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और इतना है कि मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख ही रहे हैं।
बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत 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 स्टडी किया है, तब जाके ये मेरे नोट्स कंप्लीट हुए हैं। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और फ्री में, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मोटी फीस पे नहीं करनी है मेरी तरह, मैंने बहुत खर्चा किया है और सबके बजट में कोचिंग की फ़ीस दे पाना संभव नहीं होता है, तो आप मेरी इस वीडियो से, इस नोटबुक के ज़रिए आप फ्री में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय सीताराम। राधे राधे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।